एक बार जेल में जेलर साहब एक कैदी से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी वहाँ पे रो रहा होता है। फिर जेलर साहब के सामने बोलता है कि मेरी एक इच्छा है, आप पूरी करेंगे। जेलर साहब बोलते हैं कि जिसकी भी आखिरी इच्छा रहता है तो हम लोग ज़रूर पूरी करते हैं, तुम बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। फिर वो कैदी बोलता है, सर अगर आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आप एक एहसान कीजिए, मैं अपने घर वालों के साथ, अपने पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं, आप इसकी अनुमति दे दीजिए। जज साहब भी सोचने लगते हैं और फिर कुछ टाइम सोचने के बाद बोलते हैं कि मेरे करियर में लगभग मेरे को सर्विस करते हुए, नौकरी करते हुए 20 ईयर्स हो गया, लेकिन आज तक कभी भी किसी का अंतिम इच्छा ऐसे नहीं आया कि मुझे एक रात अपने घर वालों के साथ बिताना है या अपने बीवी के साथ में बिताना है। जेलर साहब कुछ सोचते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, घर वालों के साथ तो तुम एक रात नहीं बिता सकते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी को हम लोग जेल जरूर बुला सकते हैं, तुम अपने बीवी को के साथ में एक रात बिताना, कल नहीं परसों तुमको फांसी दे दिया जाएगा। वो कैदी रोते हुए बोलता है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जेलर साहब। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्त। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको भी हौसला मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है और बहुत ही इमोशनल कहानी है और आपका दिल झकझोर देगा। कैसे एक आदमी की आखिरी इच्छा रहता है कि मुझे बस अपने घर वालों के साथ में एक रात बिताना है, अपने बीवी के साथ में एक रात बिताना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। होता यह है कि घर से कुछ 100 किलोमीटर दूर दो आदमी कमाने गए रहते हैं। एक का नाम विशाल रहता है और दूसरे का नाम आकाश रहता है। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में भी इन लोग की दोस्ती का मिसाल दिया जाता था। एक ही साथ में ये लोग कहीं भी जाते थे, कमाने या कुछ भी काम करते थे तो साथ में ही करते थे। ये लोग नौकरी करने वहाँ पे गए थे, नौकरी के काम भी करते थे, सुबह जाते शाम को आते। उसी बीच उसी कंपनी में एक खूबसूरत लड़की आती है जो नया नया ज्वाइनिंग करती है और इस दोनों में से दोनों का शादी हो चुका रहता है, विशाल कुमार का भी और आकाश का भी। दोनों पहले से ही शादीशुदा थे और जो विशाल था उसके 2 बच्चे भी थे और आकाश था उसका अभी नई नई शादी हुआ था। दोनों लोग जब नौकरी कर रहे थे वहाँ पे तो उस लड़की से दोनों का मुलाकात होता है, लेकिन इन दोनों में जो विशाल था वो नरम दिल का था, वो साफ दिल का था, सब लोगों से अच्छे बात करता, अच्छे से रहता। लेकिन जो आकाश था वो थोड़ा गुस्सा टाइप का था, किसी से अच्छा बात करता फिर तुरंत उसको गुस्सा आता। ऐसे करते करते वो लड़की से इन लोग का दोस्ती हो जाता है। फिर ये लोग टिफिन अपना लेके जाते, वो लड़की को देते, लड़की अपना टिफिन इनको देती। ऐसे करते करते लड़की में और विशाल में ज़्यादा दोस्ती हो जाता है। ये चीज़ आकाश देखता है तो विशाल को बोलता है कि देखो हम लोग हर एक चीज़ साथ में किए, दोस्ती भी साथ में, हम लोग एक ही गांव से, तुम मेरे से गद्दारी कर रहा है, तुम मेरा दोस्त है, तुम लड़की के साथ में घूम रहा है, तुम मैं कुछ बोल रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, तुम नहीं उठा रहा है। इसी बीच में दोनों का थोड़ा बहुत बहस हो जाता है। फिर विशाल बोलता है, करे यार जाने दो, वो भी हम ही लोग की दोस्त है, मेरा भी शादी हो गया है, तुम्हारा भी शादी हो गया है, मेरे मन में उसके लिए कोई भी गलत चीज़ नहीं है, बस हम लोग की वो दोस्त है और हम लोग एक जगह काम करते हैं, वो भी लड़की वहाँ पे काम करती है। अब बात ऐसे करते करते और आगे जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि विशाल बोलता है कि तुम आओ हम लोग दावत करेंगे। विशाल के रूम पर वो लड़की आती है और उसके 1-2 दोस्त भी आते हैं। विशाल भी उन लोग के रूम पे जाते थे, आते थे। ऐसे ऐसे करके अचानक एक दिन जब विशाल रूम पे आता है तो देखता है कि वो लड़की का मौत हो चुकी है, बस विशाल के रूम में हो चुकी है। फिर विशाल को समझ में नहीं आता और विशाल देखता है बाहर पुलिस खड़ी हुई है जो विशाल को मौके वारदात पे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वहाँ पे आकाश नहीं रहता है। अब विशाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में माजरा क्या है। मैंने तो उसको बुलाया भी नहीं था, और जब मैं रहता हूँ तब उसको बुलाता हूँ। हाँ, उसको मालूम है मेरा घर यहाँ पे है, उसके पास भी चाबी है, मेरा दोस्त है। अब क्या माजरा है कौन बताएगा। पुलिस उसको वहाँ से लेके चली जाती है। अब उस लड़की के कत्ल के जुर्म में
विशाल के ऊपर धारा लगती है, फिर पुलिस इधर पूछताछ करती है। विशाल को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में हुआ तो हुआ क्या, कौन ऐसा किया और मैं निर्दोष हूँ और मैं यहाँ पे फंस गया। इधर जो आकाश था एक भी दिन जेल में मिलने नहीं गया। फिर विशाल सोचता था कि छोड़ो जाने दो, मेरा दोस्त है, थोड़ा मेरे से गुस्सा है, लेकिन उस पर थोड़ा भी उसको डाउट नहीं होता था। फिर ऐसे करते करते और दिन बीत गया, तारीख पे तारीख आने लगी। फिर बाद में वहाँ के जज साहब बोले कि आदमी ने कत्ल किया है तो इसको फांसी दे दिया जाए। फिर वही जब फांसी का डेट नियर आता है, मतलब 2 दिन फांसी रहता है, तब जेलर साहब पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, वो इच्छा हम जरूर पूरा करेंगे। तब वो आदमी बोलता है कि अगर पूरा करना ही है तो बस एक रात हमारे घर वालों के साथ में या हमारी बीवी के साथ में हमको सर छोड़ दीजिए या मिलवा दीजिए। फिर जेलर साहब भी उस टाइम बोलते हैं कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मामला नहीं देखा है कि कोई आदमी सब कोई कुछ खाने के लिए या कुछ करने के लिए बोलता है, ये एक दिन के लिए मोहलत मांग रहा है, ठीक है इसकी मोहलत दे दिया जाता है। जेलर साहब फरमान भिजवाते हैं, एक सिपाही घर में जाता है और इसके गांव में जाके इसके फैमिली को बोलता है कि ऐसा ऐसा बात हो गया। अब फैमिली वाले भी पहले से तो सब कोई जानते थे कि ये जेल में है, लेकिन फांसी के जब पता चलता है कि परसों फांसी होगा, वो लोग भी रोने लगते हैं। लेकिन जब सिपाही बोलता है कि एक दिन की उनका आखिरी इच्छा है और जेलर साहब ने बोला है कि उनकी जो बीवी है उनको लेके आना और वो आपके साथ में रहेंगे। फिर उनकी बीवी तैयार होती हैं, बच्चों लोग छोटे छोटे रहते हैं, उनको घर पर छोड़ देती हैं और निकल जाती है सिपाही जी के साथ में इधर जेल में। जेल में आती हैं तो यहाँ के जेलर साहब जो रहते हैं, ऑलरेडी जिस सेल में विशाल कुमार रहता है उस सेल में से और आदमी लोग को निकाल दिया जाता है। सेल पे आराम से साफ सफाई करा दिया जाता है और जो उनकी बीवी आती है उस सेल के अंदर भेज दिया जाता है कि तुम्हारे पास विशाल आज एक दिन है, जो बात करना है, जो चीज़ करना है तुम आज कर लो, कल से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, परसों तुम्हारी फांसी हो जाएगी। विशाल कुमार सुनता तो बस रोते रहता और दिल में यही दुआ मांगता ऊपर वाले से कि मैंने जो पाप नहीं किया, मैंने जो गलत काम नहीं किया, उसके लिए मेरे को सज़ा मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब कर भी सकता हूँ मैं तो क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और जो मैंने चीज़ नहीं किया अब उसकी सज़ा मिलेगा। लेकिन वहाँ के जो जेलर साहब रहते हैं बहुत होशियार रहते हैं और बहुत चालाक रहते हैं। वो चुपके से उसमें साउंड रिकॉर्डिंग, कुछ रिकॉर्डिंग का सिस्टम डाल देते हैं और बाहर में 2 सिपाही लोग को पहरा लगा देते हैं और उनकी बीवी जेल के मतलब अंदर चली जाती हैं जो सेल रहता है। अब इन लोग का बातचीत होना शुरू हो जाता है और जेलर साहब अपने केबिन में आ जाते हैं, अपने 1-2 पुलिस वालों के साथ में बैठ जाते हैं और सुनना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे तो किसी का बात पर्सनल नहीं सुनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जेलर साहब ने जो किया वो काबिल तारीफ़ है। फिर वहाँ पे उनकी जब पत्नी आती है तो रोने लगती है और इधर विशाल भी रो रहा है। पत्नी पूछ रही है कि आखिर में ये सब कैसे हो गया, क्यों आपने मतलब उस लड़की का कत्ल किया। तब विशाल कुमार रोते हुए बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं दूसरी लड़की को देख भी नहीं सकता तो मैं उसकी कत्ल कैसे कर सकता हूँ। बात हुआ ये था कि हम लोग जहाँ पे जॉब करते थे वहीं पे एक लड़की बहुत खूबसूरत सुशील काम करती थी, हम लोग में थोड़ा बहुत उनसे दोस्ती हो गया था। इसी चीज़ को देख के जो आकाश मेरा दोस्त था उसको जलन रहता था कि ज़्यादा तुमसे बात करती है, तुम्हारे साथ में घूमती है, तुम जो बोलते हो वही वो मानती है, मैं जो बोलता हूँ नहीं सुनती है। इसके लिए लेके हम लोग के बीच में एक दिन झगड़ा भी हुआ था, लेकिन मैंने उस बात को सीरियस नहीं लिया। और कभी कभी हम लोग रूम पे जाते, वो लोग भी आते, मैं भी अपना टिफ़िन चेंज करता, वो भी अपना टिफ़िन चेंज करती। बहुत अच्छी थी, मैंने कभी भी उसको उस नज़र से नहीं देखा, हमेशा दोस्त की नज़र से और इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत की नज़र से मैं देखता था। हुआ एक दिन ये था कि मैं रूम से मार्केट गया, बाज़ार गया और बाज़ार से आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि उसकी लाश मेरे रूम में पड़ी हुई, उसकी मौत हो चुकी है और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और अपने बीवी का पैर पकड़ के रोने लगता है, बोलता है कि हमारे पास बस एक दिन है और कल नहीं तो परसों सुबह मेरी फांसी हो जाएगी, जो भी गलती किया हूँ मेरे को माफ़ कर देना और हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा काबिल आदमी बनाना, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं,
जो मैंने नहीं किया उसका पाप मुझे मिल रहा है। हाँ, फिर बीबी पूछती है, ये बताइए जब आप रूम में आए तो रूम तो लॉक था, फिर रूम में लाश कैसे आ गया? तब वो बोलता है कि हम लोग एक रूम में 2 आदमी रहते थे, एक मेरा दोस्त आकाश और एक मैं रहता था। कभी कभी लड़की आती भी थी तो कोई ना कोई रूम पे रहता था। लेकिन ये सब चीज़, सब बातें जेलर साहब वहाँ पे सुन रहे होते हैं। फिर ये दोनों रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हम लोग क्या क्या सपने सोचे थे, क्या क्या करेंगे, हमारा घर भी नहीं बना था, सोचे थे कि पहले घर बनाएंगे, फिर बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी में हर एक सपने को पूरा करेंगे, और रोते रहे रोते रहे। ये सब बात सुन के वहाँ पे जेलर साहब भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए, और वहाँ पे जो उनके पास में 1-2 स्टाफ लोग थे वो लोग भी बहुत रो रहे थे। लेकिन जेलर साहब को एक चीज़ तो यकीन हो गया था कि ये आदमी कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि जेलर साहब सामने से तो नहीं पूछ रहे हैं, अपने बीबी से वो अपने दिल की बात बोल रहा है। अब चाहे जो हो जाए, अब तो फांसी होना है, लेकिन तुम मुझे माफ़ करना, मेरे बेटों लोग को पढ़ा के तुम ये चीज़ बनाना, वो चीज़ बनाना। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन इन लोग की सब बातें उस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाती है जो जेलर साहब के केबिन में ये लोग सुन रहे होते हैं। अब ये बात पूरे जेल को पता चल जाती है कि ऐसा ऐसा मामला है। अब पहली बार उसने सब चीज़ बताया था कि उस रूम का चाबी इसके पास रहता है, उसके पास रहता है। फिर जेलर साहब अपने आला अधिकारियों लोग से बात करते हैं। सुबह होता है, उनकी जो पत्नी होती है वापस जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, और एक सिपाही उनको घर रवाना करने के लिए, मतलब घर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब दिन भर बीत जाता है, इधर जो विशाल रहता है वो भी गम में डूबा रहता है, कब हमारे घर वाले कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, मैंने कुछ किया नहीं फिर भी उसकी सज़ा मेरे को मिल रही है। लेकिन इधर जेलर साहब जो थे उनको दिल से सैल्यूट है, और उत्तर प्रदेश वैसे ही नहीं हमारे आगे है मेरे भाई, यूपी पुलिस बहुत आगे है, मैं उनको फिर से सैल्यूट करता हूँ। हमारे जो पुलिस के जो उसमें जेलर साहब रहते हैं वो अपने जितने भी अधिकारी होता है जिनसे भी बात करना रहता है अपने स्तर से पर्सनली बात करते हैं कि आदमी का ये रिकॉर्डिंग है, ये चीज़ अपने बीबी से जो भी चीज़ें बातें किया है सब चीज़ रिकॉर्ड है, आप लोग एक बार ज़रूर सुनिए और आप लोग साबित कीजिए, चाहे कैसे भी करके इसकी फांसी रुकवाइए। क्योंकि बोलते हैं ना कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। फिर ऐसे करने के बाद शाम होता है, फिर जेलर साहब आते हैं और विशाल कुमार को बोलते हैं कि तुम रेडी हो। विशाल कुमार होते हुए बोलता है, साहब अब तो ज़िंदगी वैसे ही रेडी हो गई है जाने के लिए, तो आप क्यों पूछ रहे हैं, मैं सब चीज़ रेडी हूँ, आप जो चीज़ बोलोगे बस अब मुंह से बस यही चीज़ निकलेगा, हाँ है, यस है सर, जो भी बोलेंगे। फिर जेलर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, विशाल कुमार तुम्हारा फरियाद, तुम्हारे घर वालों की फरियाद दुआ ऊपर वालों ने सुन लिया, तुम्हारा जो चीज़ फांसी मुकर्रर हुई थी अब तुम्हें फांसी नहीं होगी, अब तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा और ये चीज़ पता लगाया जाएगा कि आखिर में असली गुनाहगार कौन है। और फिर से जेलर साहब बोलते हैं कि अपने दोस्त के बारे में बताओ और वो क्या करता है, किधर रहता है, और जिस दिन से ये कत्ल हुआ है वो अभी तक आया नहीं। फिर उसके बाद सब चीज़ जेलर साहब उससे पूछते हैं। अब उसके दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पे विशाल को बाइज्जत रिहा कर देते हैं। विशाल जब अपने घर पे जाता है तो सब घर वाले देख के खुश हो जाते हैं और फिर से दोबारा रोने लगते हैं, क्योंकि उस सुबह विशाल कुमार घर जाता है जिस सुबह विशाल कुमार को फांसी होने वाला रहता है। लेकिन आप सोचिए, जिसको ये मालूम हो कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे फादर आज नहीं रहेंगे, आज उनकी सुबह 8 बजे फांसी हो जाएगी, अगर वही बंदा सुबह 8 बजे या 10 बजे घर चला जाए, सामने अगर जिंदा मिल जाए तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे यही हुआ, फिर घर वाले सब आके पैरों में गिर गए और रोने लगे और ऊपर वाले से दुआ करने लगे कि सच में कानून है, और कानून फिर जो उसका दोस्त रहता है दोस्त का फिर पता लगाने लगती है। तो आज की कहानी यही थी हमारी दोस्त। कहानी पार्ट 2 में हम लोग बताएंगे कि आखिर में उसके दोस्त क्यों कत्ल किया और वही कातिल है कि क्या हुआ है। तो कहानी पार्ट 2 सुनने के लिए लाइक ज़रूर करें, और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक ज़रूर करें, और आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब प्लीज़ आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें भी हौसला मिलता है। और फिर से मिलते हैं नई कहानियों के साथ, अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।